अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा। मैं हूं अंजला इरफान। नाज़रीन, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस बशमूल जस्टिस मंसूर अली शाह की शिरकत। जस्टिस मंसूर अली शाह सऊदी अरब से वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। एलामिया के मुताबिक इजलास में अहम इंतजामी फैसलों और अदालती इस्लाहात पर गौर किया गया। सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी और केसेस का बैकलॉग खत्म करने के मुतालिक भी बातचीत की गई। अदालती कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। रजिस्ट्रार ने केस लोड से मुतालिक ब्रीफ किया, बताया 59,191 केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास 2 नवंबर को अब दोबारा होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कई मुकदमात की समाअत की। जस्टिस शाहिद बिलाल के साथ बेंच नंबर 1 में 30 मुकदमात सुने। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का सुप्रीम कोर्ट की कुछ ब्रांचेस का अचानक दौरा, फोटोकॉपी बैंक ब्रांच समेत मुख्तलिफ ब्लॉक्स में भी गए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत पहले फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी कर दिया, जिसके मुताबिक इजलास में तमाम दस्तयाब जजेस ने शिरकत, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। एलामिया में बताया गया कि केसेस का बैकलॉग खत्म करने के हवाले से बात हुई। रजिस्ट्रार ने केसेस की तादाद बताई, जिसके मुताबिक 49,191 केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। एलामिया के मुताबिक फुल कोर्ट इजलास का मकसद सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी का जायजा लेना, ज़ेर इल्तवा मुकदमात को जल्द निपटाने और अदालती कारकर्दगी को बेहतर बनाना था। केस मैनेजमेंट प्लान का जायजा लेते हुए जजेस ने अपनी राय दी और मुकदमात के बोझ को कम करने के अज़्म को उजागर किया। इस हवाले से पेशरफ्त का जायजा अगले फुल कोर्ट इजलास में लिया जाएगा, जो 2 दिसंबर 2024 को मुनक्किद होगा। इजलास के बाद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने फोटोकॉपियर, बैंक ब्रांच समेत अदालत उज़्मा की मुख्तलिफ ब्रांचेस का दौरा भी किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई है। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिर जुबैरी ने दरख्वास्त जमा कराई, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पार्लियामेंट नामुकम्मल और उसकी आईनी हैसियत पर कानूनी सवालात हैं। अदलिया की आज़ादी और इख्तियारात की तक़सीम आइन का बुनियादी ढांचा है। पार्लिमानी कमेटी के जरिए चीफ जस्टिस की तयनाती मुदाखलत के मुतरादिफ है। आईनी तरमीम को गैर आईनी करार देकर मुस्तरद करने की इस्तदा बलूचिस्तान बार काउंसिल और बलूचिस्तान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने भी दरख्वास्तें दायर कर दी। आईनी तरमीम का लदम करार देने की इस्तदा की गई। दूसरी जानिब मखसूस नशस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न होने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई। सलमान अकरम राजा ने इलेक्शन कमीशन के अरकान को फरीक बनाया, इस्तदा की कि इलेक्शन कमीशन को फौरन फैसले पर अमल दरामद का हुक्म दिया जाए, कमीशन अरकान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। और मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई। हुकूमत ने खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बरकरार रखने का फैसला भी कर लिया है, जिसके सरबराह सैयद खुर्शीद शाह होंगे, जबकि इसमें तमाम पार्लिमानी जमातों की नुमाइंदगी भी होगी। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दरमियान गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में मुलाकात हुई, जिसमें नई आईनी तरमीम पर इत्तेफाक किया गया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का 27वीं आईनी तरमीम लाने का फैसला, तैयारियां भी शुरू कर दी गई। हुकूमत ने पार्लिमानी कमेटी बरकरार रखने का फैसला किया है। सैयद खुर्शीद शाह कमेटी के सरबराह, जबकि तमाम पार्लिमानी जमातों की नुमाइंदगी होगी। मुजव्वज़ा तरमीम के हवाले से हतमी फैसला कमेटी ही करेगी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक 27वीं तरमीम लाने के लिए अभी कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया। ये भी कहा गया कि तरमीम तमाम जमातों के इत्तेफाक राय से लाई जाएगी। इस हवाले से सियासी जमातों से मुशावरत होगी। नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान से जल्द राब्ते का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान गुज़श्ता रोज लाहौर में मुलाकात हुई, जिसमें तरमीम समेत दीगर अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि 27वीं तरमीम में जो कुछ होगा मुत्तफ़िक़ा होगा, इनफरादी तौर पर कुछ नहीं होगा। और घुसपैठियों की सियासत आखिरी सांसों पर है। फितना और फितनाबाजी खत्म हो रही है। नालायकों और दहशतगर्दों की हुकूमत का नुकसान पूरा करने के लिए 40 साल भी कम है। हमारे पास जादू की छड़ी नहीं, अल्लाह का दिया हुआ खौफ है। गलम गलोच से लोगों के पेट नहीं भरते। एक सूबा पंजाब पर हमला आवर होता है, सियासी नारों से नहीं, अमली काम से आवाम की मदद होती है। आज गैर मुल्की मेहमान आ रहे हैं और एतमाद बहाल हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तहरीक इंतशार के दौर में डूब रही थी, आज रिकॉर्ड सतह पर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हाफिजाबाद में तकरीब से खिताब। मजीद कहा, गंदम ना खरीदने पर अपनों और गैरों ने बिला तफरीक तनकीद की। किसान नाराज होता तो कार्ड के लिए 12 लाख दरखास्तें ना आती। उनकी नाराजगी का प्रोपेगेंडा सिर्फ सोशल मीडिया पर हुआ है। लोगों को सियासी नारे के लिए किसान 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 कर किसान ये हो गया, किसान वो हो गया। अमली इक़दामात जब भी किसान के लिए किसी ने किए हैं तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किए। नवाज शरीफ के पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है। क्यों आज
स्टॉक मार्केट जो है वो 91,000 पे चली गई है, जो ज़मीन के नीचे थी तहरीके इंतशार के दौर में, डूब रही थी हर आने वाले दिन के साथ। नवाज शरीफ दौर में जब नवाज शरीफ साहब छोड़ के गए तो 55,000 पे थी स्टॉक मार्केट, आज कितने पे है? 91,000 पे। क्यों? कि आज नवाज शरीफ की हुकूमत है। महंगाई एक दफ़ा ऊपर आज चली जाए तो महंगाई नीचे नहीं आती। महंगाई क्यों आज तेज़ी से नीचे आई है? अल्लाह के फजल करम से आज नवाज शरीफ की हुकूमत है। गैर मुल्की मेहमान आ रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, दूसरे ममालिक का जो एतमाद है पाकिस्तान पे वो बहाल हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? आज अल्लाह ताला के करम से नवाज शरीफ की हुकूमत है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ लंदन से दौरा अमरीका के लिए रवाना। एयरपोर्ट रवानगी से कबल सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप वज़ीर आज़म क्यों नहीं बने? नवाज शरीफ जवाब में बोले, अमरीका जाने से पहले ये सवाल पूछना ज़रूरी है। सहाफ़ी ने पूछा कि हुकूमती कारकर्दगी को कैसे देखते हैं? नवाज शरीफ ने कहा, चंद दिन में वापस आकर बताऊंगा। साबिक़ वज़ीर आज़म अमरीका में एक हफ्ता क़याम के बाद वापस लंदन आएंगे और आइंदा हफ्ता वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी लंदन पहुंचेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब फाइनल 29 से 30 अक्टूबर तक सरकारी दौरा करेंगे। रियाद में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। काबीना के अहम अराकीन भी वज़ीर आज़म के साथ होंगे। फ़रीक़ैन पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी और तस्वीराती शराकत दारी पर तबादला ख्याल करेंगे। इक़्तिसादी, तवानाई और दिफाई शोबों में दो तरफ़ा ताउन पर भी गौर होगा। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और दीगर आला हुकाम के साथ मुलाकातें भी मुतवक्के है। अहम अमूर पर तबादला ख्याल भी किया जाएगा। शहबाज शरीफ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले रहनुमाओं और कारोबारी अफराद के साथ भी मिलेंगे। और बानी पीटीआई सलमान अकरम राजा और फैसल चौधरी के दरमियान सालिस बन गए हैं। दोनों की सुलह करा दी है और ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा ने फैसल चौधरी की शिकायत की। बानी ने यह शिकायत अनसुनी कर दी और झगड़ों में ना पड़ने की हिदायत भी जारी की और भरपूर सियासत करने का मशवरा भी दिया। फैसल चौधरी को दोबारा बानी पीटीआई की लीगल टीम में शामिल कर लिया गया। पार्टी पॉलिसी के मुताबिक चलने की हिदायत की गई। फैसल चौधरी ने भी सलमान अकरम राजा से माजरत कर ली। बैरिस्टर अली जफर भी मुलाकात में शरीक थे। उधर तहरीक इंसाफ ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुमन को पार्लिमानी कमेटी के इजलास से निकाल दिया। रहनुमा पीटीआई आमिर डोगर ने पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज अहम उमूर पर बातचीत हुई। जुडिशल कमीशन के नामों पर गौर किया गया। अक्सरियत ने यह फैसला किया कि हमें जुडिशल कमीशन में शिरकत करनी चाहिए। पंजाब के MNAs ने अपने अहवाल का बताया जो उन दिनों अंडरग्राउंड थे। पेशावर में भी एक एहतजाज होना है और इस हवाले से बातचीत हुई है। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में बड़ी तफसील से हालात हाजरा पर गुफ्तगू हुई है। इस इजलास में हमारे जो हाल ही में मुंतखब होने वाले सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने भी खुसूसी शिरकत की थी। एक एजेंडा था कि क्या जुडिशल कमीशन में तहरीक इंसाफ को अपने मेंबरान को भेजना चाहिए या नहीं। उस पर अक्सरियत ने यह फैसला दिया कि हमें उस कमीशन का हिस्सा बनना चाहिए। तो ये मुशावरत का अमल जारी है। अब ये कोर कमेटी में भी ये फैसला जाएगा। अब बानी चेयरमैन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की खिदमत में पेश किया जाएगा अडियाला जेल में। फिर वो नामों की हतमी मंजूरी देंगे। इसी तरह आइंदा पेशावर में एक हमारा जलसा आम होने जा रहा है और जो हमारी एक स्ट्रगल है, एहतजाज है, उस पर आगे क्या पॉलिसी बनानी है, किस तरीके से हमने उसको लेकर चलना है, उस पर तफसील से तबादला ख्याल हुआ। खबर देंगे आपको। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो के हवाले से अहम इजलास हुआ है। वज़ीर आज़म को मुल्क में हालिया पोलियो केसेज और इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से ब्रीफ भी किया गया है। इसी बारे बात करते हैं औरंगज़ेब काकड़ से। औरंगज़ेब, बताइए इजलास का अहवाल। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो के हवाले से अहम इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर बराए कौमी सेहत मुख्तार अहमद बर्द समेत दिगर आला सरकारी अफसरान भी इस इजलास में उन्होंने शिरकत की। इस हवाले से हुकाम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि इस वक्त मुल्क के जो एक्टिव जो पोलियो केसेस की तादाद जो है वो 40 हो चुकी है, जबकि वज़ीर आज़म को मुल्क में हालिया पोलियो जो केसेस और इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म की जो इम्यूनिटी गैप के हवाले से जामे हिकमत अमली भी तरतीब देने की हिदायत की। वज़ीर आज़म की इंसदादी पोलियो मुहिम का जो थर्ड पार्टी से ऑडिट करवाने की भी हिदायत की। इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पोलियो के खात्मे के हवाले से हुकूमती पोलियो टीम की कोशिशें लायक तहसीन है। जब तक पोलियो को हमेशा के लिए शिकस्त ना दी जाए, इस हवाले से हम जो है वो चैन से नहीं बैठेंगे। शुक्रिया औरंगज़ेब, आप बता रहे थे।
قومی وائٹ بال ہیڈ کوچ گیری کرسٹن نے استعفیٰ دے دیا۔ اسکواڈ اور سینٹرل کانٹریکٹ میں پسند ناپسند نے اختلافات کو ہوا دی۔ گیری کرسٹن نے دورہ آسٹریلیا میں ٹیم کے ساتھ نہ جانے کی دھمکی دی تھی، بات نہ بنی تو استعفیٰ بھجوا دیا۔ ٹیم سلیکشن میں منمانیاں، پاکستان میں نہ رہنے پر اصرار اور سینٹرل کانٹریکٹ میں مرضی کی شرائط، جنوبی افریقہ اور بھارت کے ساتھ کوچنگ کی کامیاب اننگز کھیلنے والے گیری کرسٹن پاکستانی وکٹوں پر اترتے ہی لڑکھڑا گئے۔ اپریل میں 2 سال کے لیے قومی ٹیم کے وائٹ بال فارمیٹ میں کمان سنبھالنے والے 26 سالہ کوچ نے 6 ماہ بعد ہی اپنا استعفیٰ پی سی بی کو بھجوا دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گیری کرسٹن نے اسپورٹ سٹاف کو اپنی پسند سے رکھنے کا مطالبہ کیا تھا، معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان میں رہنے سے انکار کیا۔ پی سی بی نے گیری کو یاد دہانی کرائی کہ معاہدے کے تحت وہ سال میں 1 مہینہ چھٹیاں کر سکتے ہیں۔ گیری نے چیمپئنز کپ کے دوران اپنی دستیابی کو یقینی نہیں بنایا۔ بطور ہیڈ کوچ گیری کی کمان میں قومی ٹیم کو انگلینڈ کے ہاتھوں T20 میں 2-0 سے ناکامی ہوئی۔ T20 ورلڈ کپ میں بھی ٹیم کو امریکہ اور بھارت سے ہونے والی شکستوں نے دباؤ میں اضافہ کیا۔ قومی ٹیم کی وائٹ بال کرکٹ میں کوچنگ کی ذمہ داری عاقب جاوید کو دیے جانے کا امکان۔ بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان نے کہا ہے کہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کو قتل کرنے کی سازش کی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کو کھانے میں کچھ دیا گیا جس کے بعد انہیں الٹیاں آئیں اور اس بات کو ڈاکٹرز اور وکلاء دونوں سے چھپایا گیا۔ چھوٹے سے سیل میں 10 روز قید رکھا گیا، چہل قدمی کی اجازت بھی نہیں دی گئی، ان کا اخبار بھی بند کیے رکھا۔ ان کو کمرے میں بند کر دیا، ان کو 5-6 دن تو ان کی نہ بتی تھی، نہ ان کو کمرہ سیل کھولا گیا، نہ کوئی اخبار تھا، ان کو کوئی انفارمیشن نہیں دی جا رہی تھی، نہ ان کو پتا تھا باہر کیا ہو رہا ہے، نہ کسی کو ملاقات کی اجازت تھی، نہ لائرز کو، نہ فیملی کو، اور ان کا کھانا پتہ نہیں ان کو کیا دیا گیا جو ان کو پھر الٹیاں آئی ہیں، ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے۔ کسی کو انہوں نے انفارم نہیں کیا، جیل والوں نے ہماری فیملی کو انفارم نہیں کیا، ان کے لائرز کو انفارم نہیں کیا۔ اس کے بعد ان کی جو سائیکل تھی جس پہ وہ ورزش کرتے ہیں، 3 ہفتے نہ ان کو جم کی سائیکل دی، اور کوئی 10 دن کے بعد ان کو 1.5 گھنٹے کے لیے باہر اجازت ہوتی تھی اس سیل میں سے نکلنے کی۔ یہ ظلم کیوں کر رہے تھے؟ کیا وہ عمران خان کو جیل میں مار دینا چاہتے تھے یا ان کو وہاں جیل میں ختم کرنا چاہتے تھے؟ پھر یہ کہتے کہ جی ان کو کوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ آپ یہ بھول جائیں کہ ہم اس چیز کے اوپر چپ بیٹھے رہیں گے۔ 27ویں آئینی ترمیم کا بالکل علم نہیں، اگر ایسا کچھ ہوا تو یقین رکھیں پیپلز پارٹی کسی غلط بات کی حمایت نہیں کرے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کی حمایت سندھ اور وفاقی مسائل پر ڈیل کے لیے نہیں کی، ایسی سوچ کو سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ حصہ کے غلط فیصلے کے خلاف ہم ہی CCI میں گئے۔ اس کے بعد میں نے خود خط لکھا ہے کہ چیئرمین ہیں ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کہ یہ فیصلہ آپ واپس لیں، یہ اس سے کوئی تعلق نہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا، اس میں موجود ہے۔ اس کو کسی چیز سے لنک کرنا بڑی خام خیالی ہے لوگوں کی۔ 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں مجھے ابھی علم نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس کے کیا خد و خال ہے مجھے نہیں پتا، لیکن یہ آپ بالکل اطمینان رکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایسی کسی چیز جس سے لوگوں کا حق سلب ہو، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی اس کو سپورٹ نہیں کرے گی۔ کس نے ایک وزیر اعظم کو تنخواہ نہ لینے کی وجہ سے اپنے بیٹے سے گھر بھیج دیا، تو وہ سانپ کا تو ادھر ہی پتہ چل جاتا ہے۔ آپ لوگ کو اتنی پتہ نہیں سمجھ کیوں نہیں آتی، سوال کیوں کرتے ہیں؟